हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। ठीक है, तो टुडे इज 28 ऑफ नवंबर 2024 एंड हम कर रहे थे चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये इसमें हमारी थर्ड क्लास है। इसके पहले हमने फोर्स के बारे में एंड इनर्शिया के बारे में पढ़ा है। सो टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया एंड मास। तो कल जो हमने सिंपल इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या था इनर्शिया? एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी कि अगर हम उसकी स्टेट में कोई भी चेंज लेकर आते हैं तो वो उस चेंज का अपोज करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आने का अपोज करेगा, अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आने का अपोज करेगा। अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज इन डायरेक्शन में आने का अपोज करेगा। तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज द इनर्शिया। तो अब बेसिकली इनर्शिया एंड मास का क्या रिलेशन है? इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। इनर्शिया को हम कैसे देख सकते हैं? ये हम एक मास का ही हाँ, सपोज आप ये देख लीजिए, ये जो है बॉटल प्लास्टिक की बॉटल है और ये जो है ये मेटल की बॉटल है। ठीक है, अब मान लो कि आपने दोनों बॉटल्स को जो है वो उठाना है। ठीक है, दोनों बॉटल्स को उठाना है तो किसमें जो है वो ज्यादा आपको कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कम फोर्स लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली प्लास्टिक बॉल को, सॉरी बॉल नहीं बॉटल है, तो प्लास्टिक बॉटल को उठाने के लिए एज कंपेयर टू द मेटल वन। बिकॉज अगर हम सेम साइज की बात करेंगे तो सेम साइज में जो प्लास्टिक है उसका मास कम होता है, लेकिन सेम साइज में जो हमारे पास मेटल है उसका मास ज्यादा होता है। तो जिस भी बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके अंदर अपने अंदर चेंज लेकर आने के लिए अपोज वो ज्यादा करेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। सपोज एक रबर बॉल है एंड एक हैवी आयरन की बॉल है, दोनों सेम साइज की हैं। आप बैट बॉल खेलते हो ना, तो आप जो बॉल यूज करते हो वो आप रबर की बॉल यूज करते हो, फेंकते हो। अगर सपोज करो आप वहां पर मेटल की बॉल, प्रॉपर आयरन लोहे की बॉल का यूज करोगे, तो क्या आप इतनी आसानी से फेंक दोगे वो बॉल उतनी ही दूर जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तो फिर जाकर उस बॉल की थोड़ी बहुत वेलोसिटी गेन होगी। तो इसका मतलब कि सेम साइज में अगर जिस चीज का मास ज्यादा है उस चीज का इनर्शिया ज्यादा है, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। बिकॉज ड्यू टू द हैवी मास उस बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो जो चेंज हो रहा है उसका अपोज वो ज्यादा करे। ठीक, जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले लो, एक आप वुडन बॉक्स है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली, और एक जो है वो भरा हुआ है पत्थरों से। तो अब आपने जो है वो पुश करना है, तो इजीली कौन सा पुश होगा, जो एम्प्टी होगा या भरा होगा? ऑब्वियसली जो एम्प्टी होगा, एम्प्टी जो होगा वो आराम से चल जाएगा, लेकिन जो फुल ऑफ जो पत्थर हैं, फुल ऑफ स्टोन जो होगा वो ज्यादा टाइम लगाएगा, मतलब ज्यादा फोर्स भी उसको चाहिए हमको आगे धकेलने के लिए, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। सो दैट्स व्हाई इनर्शिया एंड मास आर रिलेटेड। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। ठीक, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एनसीईआरटी जो 2024 में पब्लिश्ड है वहां पर आपको मिल जाएंगे, पेज नंबर 91 पर। तो यहाँ इससे पहले हमने सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर ले हैं, पढ़ लिया है। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? ये ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हर एक पॉइंट में दो दो ऑप्शन है और उन दोनों ऑप्शंस में बताना है किसका इनर्शिया ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? इनर्शिया ज्यादा किसका है? एक रबर की बॉल है एंड एक स्टोन है और दोनों का साइज क्या है? सेम है। तो रबर की बॉल और स्टोन, तो किसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? किसके अंदर रुकावट ज्यादा होगी? ऑब्वियसली स्टोन के अंदर रुकावट ज्यादा होगी। सो स्टोन हैव द मोर इनर्शिया। अ बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन, एक बाइसाइकिल एंड ट्रेन के बीच में मास किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ट्रेन का साइज भी बहुत बड़ा है, मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाइसाइकिल। सो ट्रेन हैव द मोर इनर्शिया। अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, तो 5 रुपी कॉइन आप देख सकते हो कि थोड़ा सा जो है वो मोटा होता है एज कंपेयर टू द 1 रुपी कॉइन। सो 5 रुपी कॉइन हैव द मोर इनर्शिया। ठीक, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2।
ये एक एग्जांपल दे रखी है हमको, ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी चेंजेस, कि कितनी बार वेलोसिटी इसमें चेंज हुई है इस सिनेरियो में। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये सिनेरियो। अ फुटबॉल प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स। A football player of his team who kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. तो इसमें क्या हुआ कि एक फुटबॉल प्लेयर था, उसने बॉल को अपनी टीम मेंबर के पास किक किया, ठीक है, बॉल को अपने टीम मेंबर के पास भेजा किक करके, ठीक, भेज दिया। फिर उस टीम मेंबर ने क्या किया, बॉल को किक किया और कहां पर भेजा, गोलकीपर के पास। फिर गोलकीपर ने क्या किया, बॉल को पकड़ा, कैच किया एंड फिर उसको भेजा जो गोलकीपर की टीम थी उस टीम के मेंबर के पास। तो इस सारे सिनेरियो में आपने देखना है कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है। तो वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पर। तो जब भी कोई भी किसी को किक करेगा, बॉल को किक करेगा प्लेयर्स में, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी, ठीक है। 1% चांस है कि स्पीड सेम रह सकती है, ठीक है। स्पीड ऑब्वियसली हर एक बंदे का एफर्ट लगाने का, जो फोर्स लगाने का तरीका होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसकी स्पीड भी जो है वो डिफरेंट होगी। तो कोई जोर से किक लगाएगा, कोई स्लो किक लगाएगा, तो स्पीड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है एंड डायरेक्शन तो डिफरेंट ही होगी। इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी। तो वेलोसिटी कब चेंज होगी, सबसे पहले जब पहले फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को किक किया और किसके पास भेजा, अपने ही टीम मेंबर के पास भेजा। फिर उसके टीम मेंबर ने एक तब चेंज हुई वेलोसिटी जब उसने किक करके अपने टीम मेंबर को भेजा। फिर टीम मेंबर ने किक करके किसको भेजा, गोलकीपर को भेजा। तो जैसे ही गोलकीपर को किक उसने लगाई, गोलकीपर को किक नहीं लगाई, बॉल को किक लगाई सो दैट कि बॉल गोलकीपर के पास गई। तो जैसे ही सेकंड वाले ने किक किया तब भी क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। और उसके आगे क्या है, गोलकीपर ने क्या किया, गोलकीपर ने पहले बॉल को कैच किया। तो जैसे ही उसने पहले बॉल को कैच किया, इसका मतलब कि पहले जिस भी वेलोसिटी से उसके पास बॉल आ रही थी, तो एकदम से वो बॉल क्या हो गई, रेस्ट पर आ गई। तो जैसे ही उसने कैच किया, इसको कलेक्ट किया, तब उसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हुई। एंड उसके बाद फिर उसने किक की बॉल को अपने टीम मेंबर के पास। तो ऐसे करके पहले फर्स्ट प्लेयर से, फिर सेकंड प्लेयर से, फिर गोलकीपर ने जब कैच किया, फिर गोलकीपर ने जब किक लगाई, तो टोटल जो है वो 4 टाइम्स जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अब इसके साथ ही लिखा गया था अल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो कौन सा एजेंट है जो हर एक केस में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स कैसे दी जा रही है, किक से, और किक कहां से आ रही है, मस्कुलर फोर्स से। सो मस्कुलर फोर्स है जहां पर एजेंट, ठीक है, हर एक प्लेयर का। ओके, तो ये है दो क्वेश्चंस और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। Yes, dear students. So this is question number 3 and 4 on page number 91 of the NCERT 9th standard book. Yes, question 3 में क्या कहा गया है, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। कि अगर हम कोई दरख्त है उसकी ब्रांच को बहुत ही जोर से हिलाएंगे, ठीक है, शेक करेंगे, तो वहां से जो कुछ लीव्स हैं वो टूट जाएंगे, ठीक है, सम मे गेट डी अटैच्ड, कि उससे अलग हो जाएंगे। अब जो पत्ता है, जो सूखा हुआ पत्ता है, सम ऑफ द लीव्स उसने बोला है, सम ऑफ द लीव्स, सारे पत्ते नहीं गिरेंगे। अब जो भी हम पेड़ देखते हैं ना, उसमें कुछ पत्ते जो है वो हल्के से सूखे होते हैं और हल्के से जो सूखे होते हैं, तो वो ज्यादा पहले जल्दी वो गिर जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम दरख्त को बहुत जोर से शेक करते हैं, तो दरख्त तो किस में आ रहा है, मोशन में आ रहा है, लेकिन जो उसके पास लगे हुए लीव्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी
स्टेट पर ही रहे। हम रेस्ट पर हैं तो रेस्ट पर ही रहे। तो लीव तो वो यही रहना चाहता है। सपोज ये लीव इसके साथ जुड़ा हुआ है, लीव तो यही रहना चाहता है, अपनी जगह पर ही रहना चाहता है। लेकिन जैसे ही हमने ब्रांच को शेक किया, ब्रांच को शेक किया, तो शेक करने से क्या हो गया, ब्रांच थोड़ा अलग चले गई और जो पत्ता है वो इससे डी अटैच हो गया एंड ड्यू टू द ग्रेविटी वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो एक मार्कर है, कितने काम आता है। ये ट्री भी बन जाता है, ये लिखने के लिए भी काम आ जाता है, एवरीथिंग इमेजिनेशन की बात है। ठीक है, तो जब भी हम उसको जो है वो शेक करते हैं, तो जितने भी पत्ते होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहते ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो वही ही रहना चाहते हैं एंड आफ्टर दैट वो वही रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी ब्रांच को हम मूव करते हैं, तो जो पत्ते हैं वो वही रहना चाहते हैं, वो ब्रांच के साथ आगे नहीं बढ़ते, तो ब्रांच से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। So next is question number 4. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backwards when it accelerates from rest? ठीक है, तो इसमें यही वाला क्वेश्चन अगर आपने किसी ने कल भी क्लास लगाई होगी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन में हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अगर मान लो आपने क्लास नहीं लगाई, पहले वो भी क्लास लगाओ, वो भी बहुत जरूरी है, फिर ही आपको इनर्शिया के ऊपर पकड़ जो है आपकी अच्छी होगी। एंड इसका भी आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop? कि जब चलती हुई गाड़ी एकदम से रुकती है तो आप आगे को क्यों गिरते हो। अब सपोज गाड़ी भी चल रही है, ठीक है, बस भी चल रही है एंड पैसेंजर भी उसके साथ साथ जो है वो चल रहा है। ठीक है, अगर आप बस में बैठे होगे, बस मूव कर रही हो, ऑटोमेटिकली बस के साथ साथ आपकी बॉडी भी मूव कर रही है। जैसे ही बस रुकी, ठीक है, जैसे ही बस रुकी तो आपकी बॉडी भी क्या आएगी, रुक जाएगी। लेकिन आपकी बॉडी क्या थी, आपकी बॉडी तो मोशन में थी, तो वो रुकना नहीं चाहती। वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि जो भी स्टेट में उसकी चेंज आ रही है, पहले वो क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। तो वो तो सीधा सीधा चल रही थी, वो नहीं रुकना चाहती है, तो बस रुक गई, आपके फीट बस के साथ ज्वाइन थे, वो रुक गए, लेकिन जो बॉडी है आपकी अपर बॉडी वो मोशन में ही रह रही है। बस रुक गई लेकिन आपकी बॉडी मोशन में ही रह रही है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो आपकी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड फॉल करेगी। एंड सिमिलरली जब बस जो है फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे ही बस जो है वो रेस्ट से चलती है तो पैसेंजर्स की जो बॉडी है वो बैकवर्ड को फॉल करती है। सिमिलरली जैसे बस रेस्ट पर है तो पैसेंजर भी क्या है, रेस्ट पर है, ना बस चल रही है ना पैसेंजर चल रहे हैं। जैसे ही बस चली तो पैसेंजर की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है कि मैं जिस स्टेट में हूं मैं वहीं रहूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, तो वो जहां पर है वहीं पर ही रहना चाहता है। लेकिन जैसे ही बस चली तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन फीट जो है बस के साथ चले गए, लेकिन उसकी अपर बॉडी वहीं की वहीं रह गई, वो आगे नहीं चल पाई एकदम से। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो बैकवर्ड फॉल करता है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 91 थे आपके 4 कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये इतने हमारे कंप्लीट हो गए। इसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये अच्छे से आप रिवाइज करिए। ठीक है, एंड टेक केयर ऑफ यू एंड डू योर वर्क वेरी सिंसियरली। ओके, बाय बच्चा।